हेलो फ्रेंड्स, बुक्स लेन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द फिलॉसफी ऑफ एज इफ, अ सिस्टम ऑफ द थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड रिलीजियस फिक्शंस ऑफ मैनकाइंड बाय हांस वाइहिंगर बुक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पूरी दुनिया, हमारा विज्ञान, हमारे कानून, यहाँ तक कि हमारी आस्था भी कुछ ऐसे विचारों पर टिकी है जिन्हें हम जानते हैं कि वो पूरी तरह से सच नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान की सबसे अहम तरक्की का राज सच को खोजने में नहीं, बल्कि उपयोगी झूठ गढ़ने में छिपा है? यह सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी विचार की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। यह ऑडियो बुक जरा लंबी होने वाली है क्योंकि यह विषय बहुत गहरा है और हम इसे पूरी तरह से समझना चाहते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले इस वीडियो को कहीं शेयर कर लें या सेव कर लें ताकि आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से बीच में अंतराल ले लेकर आराम से सुन सकें और कोई भी जरूरी बात आपसे रह न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दिमाग को झकझोर देने वाला यह सफर। अध्याय नंबर 1, मानो जैसे का जादू। एक ऐसा सच जो सच नहीं है पर हमारी दुनिया चलाता है। आज हम एक ऐसे जर्मन दार्शनिक हांस वाइहिंगर के अद्भुत विचार को समझने जा रहे हैं जिसने दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। वाइहिंगर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द फिलॉसफी ऑफ एज इफ, यानी मानो जैसे का दर्शन। यह किताब कहती है कि हम इंसान अपनी जिंदगी को आसान बनाने, दुनिया को समझने और आगे जाने के लिए जानबूझकर कुछ ऐसी बातें मान लेते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि वो सच नहीं है। इन्हें वो फिक्शन या कल्पना कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो धोखा हुआ, यह तो झूठ हुआ, पर रुकिए, यहीं पर सबसे अहम रहस्य छिपा है। वाइहिंगर कहते हैं कि यह झूठ नहीं है, यह एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक औजार है। यह एक ऐसा विचार है जिसे हम सच की तरह इस्तेमाल करते हैं, मानो जैसे कि वो सच हो ताकि हम कोई असली समस्या सुलझा सकें। जरा सोचिए, यह कितना गहरा विचार है। हम सच की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पर यह फिलॉसफी कहती है कि कभी कभी सच से ज्यादा जरूरी होता है एक काम चलाऊ, उपयोगी विचार जो हमें आगे जाने में मदद करे। यह फिलॉसफी हमें बताती है कि इंसान का दिमाग सिर्फ सच्चाई को रिकॉर्ड करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि यह एक कलाकार है जो अपनी जरूरत के हिसाब से विचारों को गढ़ता है, उन्हें बदलता है ताकि जिंदगी की यात्रा चलती रहे। इस मानो जैसे या एज इफ के सिद्धांत को समझने के लिए एक बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत विशाल जंगल में खो गए हैं। आपके पास नक्शा नहीं है, कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, चारों तरफ अंधेरा और अनिश्चितता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप वहीं बैठकर इंतजार करें कि कोई आपको बचाने आएगा, या यह मान लें कि आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरा रास्ता यह है कि आप मन में एक दिशा चुन लें और खुद से कहें, चलो मानो जैसे कि यह उत्तर दिशा है और इसी दिशा में चलने से मुझे कोई गांव या रास्ता जरूर मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपको सच में नहीं पता कि वो उत्तर दिशा है या नहीं, और आपको यह भी नहीं पता कि उस दिशा में कोई गांव है भी या नहीं। यह पूरी तरह से एक मनगढ़ंत विचार है, एक फिक्शन है। लेकिन इस एक फिक्शन को मानने से क्या हुआ? आपको एक मकसद मिला, आपको चलने की हिम्मत मिली, आप एक जगह रुकने के बजाय कर्म करने लगे। हो सकता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हों, पर चलते रहने से आपके बचने की संभावना उस इंसान से कहीं ज्यादा है जो हार मानकर एक जगह बैठ गया है। यही है मानो जैसे की ताकत। यह एक ऐसा विचार है जो सच न होते हुए भी हमें कर्म करने, समस्याओं को सुलझाने और मुश्किल समय में उम्मीद बनाए रखने की शक्ति देता है। वाइहिंगर कहते हैं कि हमारी पूरी सभ्यता, हमारा पूरा ज्ञान इसी मानो जैसे के सिद्धांत पर आधारित है। चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, कानून हो या फिर धर्म ही क्यों ना हो, हर क्षेत्र में हमने ऐसे अनगिनत फिक्शन बना रखे हैं। ये फिक्शन हमें दुनिया को समझने में मदद करते हैं जो असल में बहुत जटिल और रहस्यमयी है। इंसान का दिमाग इस जटिलता से घबरा जाता है। उसे चीजों को सरल बनाने की आदत है और इसी सरलीकरण की प्रक्रिया में वो ऐसे विचार बना लेता है जो असलियत का एक आसान मॉडल होते हैं, पूरी असलियत नहीं। जैसे एक ग्लोब, वो असली पृथ्वी नहीं है, पर पृथ्वी को समझने के लिए हम उसे मानो जैसे कि वो असली पृथ्वी हो इस्तेमाल करते हैं। यह एक उपयोगी फिक्शन है। वाइहिंगर की यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमें विचारों को सिर्फ इस कसौटी पर नहीं तौलना चाहिए कि वो सच हैं या झूठ। हमें उन्हें इस कसौटी पर भी तौलना चाहिए कि वो कितने उपयोगी हैं, कितने फायदेमंद हैं। क्या कोई विचार हमारी जिंदगी को बेहतर बना रहा है? क्या वो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर रहा है? क्या वो समाज को एक साथ रखने में मदद कर रहा है? अगर हाँ, तो भले ही वो पूरी तरह से सच न हो, उसका मूल्य बहुत ज्यादा है। इस ऑडियो बुक में हम आगे इन्हीं फिक्शंस की दुनिया में और गहरे उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे विज्ञान के अहम सिद्धांत
जैसे कि परमाणु की संरचना या गुरुत्वाकर्षण की रेखाएं एक तरह के मानो जैसे विचार हैं। हम जानेंगे कि गणित के वो अंक जो असल में मौजूद ही नहीं है, जैसे कि काल्पनिक संख्याएं, हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की नींव कैसे हैं। हम यह भी समझेंगे कि हमारा समाज और कानून कैसे कुछ ऐसी कल्पनाओं पर चलता है जिन्हें हम सबने मिलकर सच मान लिया है, जैसे कि एक कंपनी को इंसान का दर्जा देना। और सबसे दिलचस्प बात, हम यह भी जानेंगे कि कैसे हमारी नैतिकता, हमारी अच्छाई बुराई की समझ और यहाँ तक कि ईश्वर में हमारी आस्था भी वेहिंगर की नजर में एक बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक मानो जैसे का उदाहरण है। यह सफर आपको हैरान कर देगा, क्योंकि आप पाएंगे कि आप खुद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितनी बार इस फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिना जाने समझे। यह फिलॉसफी हमें खुद को और इस दुनिया को चलाने वाली अदृश्य शक्तियों को समझने का एक नया चश्मा देती है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारे आसपास इतने सारे फिक्शन हैं, इतने सारे मानो जैसे विचार हैं, तो फिर झूठ और इस उपयोगी कल्पना में क्या फर्क है? एक झूठा इंसान भी तो कुछ ऐसा ही करता है। वो एक ऐसी बात कहता है जो सच नहीं है। तो फिर एक दार्शनिक के फिक्शन और एक धोखेबाज के झूठ में बुनियादी अंतर क्या है? कैसे हम पहचाने कि कौन सा मानो जैसे विचार हमें आगे ले जा रहा है और कौन सा हमें धोखे में रख रहा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर हमने इस अंतर को नहीं समझा तो हम सच और झूठ के मायाजाल में ही उलझ कर रह जाएंगे। इस रहस्य को समझना ही हमारी इस यात्रा का अगला चरण है। इस फर्क को जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम इस शक्तिशाली औजार का सही इस्तेमाल कर सकें, न कि इसका शिकार बन जाएं। तो क्या आप तैयार हैं झूठ, परिकल्पना और इस जादुई फिक्शन के बीच की उस महीन रेखा को समझने के लिए? क्योंकि यही समझ हमें वेहिंगर की इस क्रांतिकारी दुनिया का दरवाजा खोलने में मदद करेगी। हमारे अगले अध्याय में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। अध्याय नंबर 2, झूठ, परिकल्पना और फिक्शन में अंतर। हर वो चीज जो सच नहीं है, झूठ नहीं होती। पिछले अध्याय में हमने हांस वेहिंगर के मानो जैसे के सिद्धांत से परिचय किया और समझा कि कैसे हम इंसान सच न होते हुए भी कुछ विचारों को सच मानकर अपनी दुनिया चलाते हैं। पर इसके बाद जो सबसे अहम सवाल उत्पन्न होता है वो ये है कि फिर झूठ क्या है? अगर फिक्शन भी सच नहीं है और झूठ भी सच नहीं है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? वेहिंगर इस अंतर को बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं और यह समझना उनकी पूरी फिलॉसफी की नींव को समझने जैसा है। वो कहते हैं कि इन 3 चीजों को हमें हमेशा अलग अलग देखना चाहिए। पहला है झूठ यानी लाई, दूसरा है परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस और तीसरा है फिक्शन यानी कल्पना। आम भाषा में हम इन सबको मिला देते हैं, पर दार्शनिक नजरिए से इनमें जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले बात करते हैं झूठ की। झूठ का मकसद हमेशा धोखा देना होता है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो चाहता है कि सामने वाला इंसान उस झूठी बात को सच मान ले। यहाँ पर इरादा ही गलत है। इरादा किसी को गुमराह करने का है। मान लीजिए एक दुकानदार आपको नकली सामान असली बताकर बेचता है, तो वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसका मकसद आपको धोखा देकर आपसे पैसे ऐंठना है। हमेशा वास्तविकता को छिपाता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखता है। अब आते हैं दूसरी चीज पर, जिसे वेहिंगर परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। विज्ञान की दुनिया में यह शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। एक परिकल्पना एक ऐसा विचार या अंदाजा होता है जिसके बारे में उसे बनाने वाले को लगता है कि यह सच हो सकता है। यह एक दावा है जिसकी सच्चाई को परखा जाना बाकी है। जब एक वैज्ञानिक कोई परिकल्पना बनाता है तो उसका मकसद धोखा देना नहीं होता, बल्कि सच की खोज करना होता है। वो कहता है, मुझे लगता है कि ऐसा होता है, चलो अब प्रयोग करके देखते हैं कि मेरी बात सच है या नहीं। जैसे न्यूटन ने जब सेब को गिरते देखा तो एक परिकल्पना बनाई कि कोई अदृश्य शक्ति है जो चीजों को जमीन की तरफ खींचती है। वो चाहते थे कि इस दावे को साबित किया जाए, इसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाया जाए। एक परिकल्पना का अंतिम लक्ष्य होता है कि वो या तो सच साबित हो जाए और एक सिद्धांत बन जाए, या फिर गलत साबित हो जाए और उसे त्याग दिया जाए। तो परिकल्पना सच की खोज के रास्ते का एक चरण है, एक गंभीर दावा है जिसे साबित किया जाना है। इसमें सच होने की उम्मीद होती है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प चीज पर, फिक्शन। वेहिंगर कहते हैं कि फिक्शन इन दोनों से बिल्कुल अलग है। फिक्शन एक ऐसा विचार है जिसे बनाते समय ही बनाने वाले को पता होता है कि यह सच नहीं है। ध्यान से सुनिए, इसे बनाते समय ही हमें पता होता है कि यह वास्तविकता नहीं है, यह बस एक मानसिक औजार है। इसका मकसद न तो धोखा देना है और न ही इसे सच साबित करना है। इसका एकमात्र मकसद है किसी काम को आसान बनाना, किसी मुश्किल चीज को समझने में मदद करना या किसी समस्या का हल निकालना। फिक्शन का मूल्यांकन इस बात से नहीं होता कि वो कितना सच्चा है, बल्कि इस बात से होता है कि वो कितना उपयोगी है। जब एक गणितज्ञ काल्पनिक संख्या जैसे कि -1 का वर्गमूल का इस्तेमाल करता है
तो उसे अच्छी तरह पता होता है कि असल दुनिया में ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, लेकिन वो जानता है कि इस मानो जैसे वाली संख्या के बिना वो इंजीनियरिंग और फिजिक्स की अहम समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। तो वो जानबूझकर एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करता है जो सच नहीं है, क्योंकि वो काम करती है। यही फिक्शन का सार है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आर्किटेक्ट को एक बहुत विशाल बिल्डिंग का डिजाइन बनाना है। वो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक छोटा सा मॉडल बनाता है। अब वो मॉडल असली बिल्डिंग नहीं है, वो बस कार्डबोर्ड और वुड का बना है। आर्किटेक्ट को भी पता है कि यह असली बिल्डिंग नहीं है। वो किसी को यह कहकर धोखा नहीं दे रहा कि देखो मैंने बिल्डिंग बना दी। वो उस मॉडल को सच साबित करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। वो उस मॉडल को मानो जैसे असली बिल्डिंग हो इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो असली बिल्डिंग की समस्याओं को पहले ही समझ सके। हवा का दबाव कहां ज्यादा होगा, कहां पर सपोर्ट की जरूरत होगी, दिखने में कैसी लगेगी, ये सब समझने के लिए वो मॉडल एक उपयोगी फिक्शन है। एक बार जब असली बिल्डिंग बन जाती है तो उस मॉडल को हटा दिया जाता है। फिक्शन का भी यही काम है। यह एक मचान की तरह है जिसे हम इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब इमारत बन जाती है तो मचान को हटा दिया जाता है। इमारत सच है, मचान उस सच तक पहुंचने का एक उपयोगी फिक्शन था। तो झूठ का इरादा धोखा देना है, परिकल्पना का इरादा सच खोजना है, और फिक्शन का इरादा उपयोगिता है, भले ही वो सच ना हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब वेहिंगर कहते हैं कि हमारा विज्ञान, कानून और समाज फिक्शन पर आधारित है, तो उनका मतलब यह नहीं है कि यह सब झूठ और धोखे पर आधारित है। उनका मतलब है कि हमने इन सभी क्षेत्रों में अपनी समझ और काम को आसान बनाने के लिए बहुत सारे उपयोगी मानसिक औजार गढ़े हैं। हमने बहुत सारी ऐसी मचानें बनाई हैं जिनकी मदद से हम सभ्यता की इतनी ऊंची इमारत खड़ी कर पाए हैं। यह विचार हमारी सोच को आजाद करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हर विचार को सिर्फ सच और झूठ के तराजू में नहीं तौलना चाहिए। कुछ विचार इस तराजू के पार होते हैं, उनकी कीमत उनकी उपयोगिता में होती है। यह हमें नए विचारों को गढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। अगर कोई नया विचार आपकी जिंदगी की किसी समस्या को सुलझा सकता है तो उसे सिर्फ इसलिए खारिज मत कीजिए कि वो 100% सच नहीं लगता। उसे एक उपयोगी फिक्शन की तरह इस्तेमाल करके देखिए। शायद वो आपकी जिंदगी का मचान बन जाए जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाए। लेकिन अब यहाँ एक और भी गहरा सवाल उठता है। अगर यह फिक्शन इतने ही उपयोगी है तो क्या हम कुछ ठोस उदाहरण देख सकते हैं, खासकर उस क्षेत्र में जिसे हम सबसे ज्यादा सच्चा और ठोस मानते हैं, यानी विज्ञान की दुनिया में? क्या सच में विज्ञान भी ऐसे ही मानो जैसे वाले विचारों का सहारा लेता है? क्या एटम, एनर्जी, फोर्स जैसी चीजें भी एक तरह की कल्पना है? यह ख्याल ही अपने आप में चौंकाने वाला है। और इसी चौंकाने वाले रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे अपने अगले अध्याय में, जहां हम विज्ञान की दुनिया के सबसे मुख्य और सबसे उपयोगी फिक्शंस की जांच करेंगे। अध्याय नंबर 3, विज्ञान के अदृश्य सहारे। कैसे वैज्ञानिकों के झूठ ने हमारी दुनिया को सच बनाया। जब हम विज्ञान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ठोस सबूत, तथ्य और सच्चाई की तस्वीर उभरती है। हमें लगता है कि विज्ञान की हर बात पत्थर की लकीर है जिसे 100% साबित किया जा चुका है। लेकिन हांस वेहिंगर हमें एक बिल्कुल अलग और हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान की शानदार इमारत भी बहुत सारे मानो जैसे वाले खंभों पर टिकी है। वैज्ञानिकों ने सच तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ऐसे उपयोगी फिक्शन बनाए हैं जिनके बारे में वो खुद भी जानते थे कि ये असलियत का पूरा विवरण नहीं है, पर उनके बिना आगे जाना नामुमकिन था। सबसे क्लासिक उदाहरण है परमाणु या एटम का। आज हम जानते हैं कि एटम होते हैं और हमारे पास उन्हें देखने के लिए शक्तिशाली माइक्रोस्कोप भी हैं। जरा 100-125 साल पहले वेहिंगर के समय में चलिए। उस समय किसी ने भी एटम को नहीं देखा था। यह सिर्फ एक विचार था, एक थ्योरी थी। वैज्ञानिकों ने कहा, चलो हम मानो जैसे कि दुनिया की हर चीज बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। इस एक मानो जैसे वाले विचार ने क्रांति ला दी। इसने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं कैसे होती हैं, क्यों कुछ तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, गैसों का व्यवहार कैसा होता है। पूरी की पूरी आधुनिक रसायन शास्त्र इसी एक फिक्शन पर खड़ी हो गई। उस समय के वैज्ञानिकों को नहीं पता था कि परमाणु असल में दिखते कैसे हैं, या वो सच में हैं भी या नहीं, पर यह विचार काम कर रहा था। यह भविष्यवाणियां करने में मदद कर रहा था। यह प्रयोगों के नतीजों को समझाने में मदद कर रहा था। तो यह एक बेहद सफल और उपयोगी फिक्शन था। यह एक ऐसा मानसिक औजार था जिसने विज्ञान को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला दिया। बाद में जब टेक्नोलॉजी बेहतर हुई तो यह फिक्शन सच के बहुत करीब पाया गया। लेकिन शुरुआत में यह एक कल्पना ही थी, एक मानो जैसे सच। यह हमें दिखाता है कि विज्ञान हमेशा सीधे सच पर नहीं पहुंचता। वो अक्सर कल्पना की सीढ़ियों का सहारा लेकर सच की मंजिल तक पहुंचता है। अगर उस समय के वैज्ञानिक इस बात पर अड़ जाते
कि जब तक हम एटम को देख नहीं लेंगे, हम उसे नहीं मानेंगे, तो शायद विज्ञान उतना आगे नहीं जा पाता। एक और बहुत दिलचस्प उदाहरण है बल की रेखाएं या लाइंस ऑफ फोर्स। जब हम चुंबक के बारे में जानकारी लेते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसे हम अदृश्य रेखाओं से दिखाते हैं, जो एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव में जाती हैं। क्या यह रेखाएं सच में होती हैं? नहीं। अगर आप चुंबक के पास बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप भी ले जाएं, तो आपको ऐसी कोई लोहे की लकीरें नहीं दिखेंगी। यह सिर्फ एक कल्पना है, एक फिक्शन है। महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने इस विचार को बनाया था ताकि वो यह समझ सकें और दूसरों को समझा सकें कि चुंबक और बिजली का असर दूर तक कैसे महसूस होता है। इन रेखाओं को कागज पर बनाना और उनकी मदद से गणना करना बहुत आसान हो गया। इसने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नियमों को समझने में मदद की, जिसके आधार पर आज हमारे जनरेटर, मोटर और लगभग सारी बिजली की चीजें चलती हैं। तो एक ऐसा विचार जो सच नहीं है, यानी कि ये रेखाएं असल में मौजूद नहीं हैं, उसने हमारी पूरी आधुनिक दुनिया की नींव रखी। यह मानो जैसे फिलॉसफी का एक शानदार उदाहरण है। हम मानो जैसे कि ये रेखाएं मौजूद हैं और फिर हम अपनी सारी गणनाएं करते हैं और वो गणनाएं बिल्कुल सही निकलती हैं। यह उपयोगिता है, यही फिक्शन की ताकत है। इसी तरह भौतिकी में एक और बहुत उपयोगी फिक्शन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। हमें सिखाया जाता है कि हर वस्तु का सारा भार एक बिंदु पर केंद्रित होता है, जिसे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जब हमें किसी टेढ़ी मेढ़ी चीज को संतुलित करना होता है तो हम इसी बिंदु को खोजने की कोशिश करते हैं। पर क्या सच में किसी वस्तु के अंदर ऐसा कोई जादुई बिंदु होता है जहां उसका सारा का सारा वजन इकट्ठा हो? बिल्कुल नहीं। वजन तो उस वस्तु के हर कण में बराबर फैला होता है, लेकिन हर कण पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की अलग अलग गणना करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक शॉर्टकट निकाला। उन्होंने कहा, चलो हम मानो जैसे कि सारा वजन एक ही बिंदु पर है। और इस एक सरल फिक्शन ने पूरी इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स को बदल दिया। पुल कैसे बनेंगे, इमारतें कैसे टिकी रहेंगी, हवाई जहाज कैसे उड़ेंगे, इन सब की गणना इसी एक मानो जैसे वाले विचार के आधार पर की जाती है और यह बिल्कुल सटीक काम करता है। यह एक ऐसा फिक्शन है जिसके बिना हमारी आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सच नहीं है, पर सच से भी ज्यादा उपयोगी है। वेहिंगर हमें यह समझाना चाहते हैं कि विज्ञान कोई पवित्र गाय नहीं है जो सिर्फ शुद्ध सत्यों से ही बनी है। विज्ञान एक इंसानी गतिविधि है और इंसान हमेशा अपनी सुविधा और समझ के लिए ऐसे मानसिक औजारों का निर्माण करता है। ये फिक्शन विज्ञान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। ये दिखाते हैं कि इंसानी दिमाग कितना रचनात्मक है। वो वास्तविकता की जटिलता को सरल मॉडल में बदलकर उसे समझने की कोशिश करता है। ये मॉडल या फिक्शन असलियत नहीं होते, पर वो असलियत तक पहुंचने का नक्शा जरूर होते हैं। ये हमें बताते हैं कि ज्ञान एक सीधी रेखा में नहीं जाता, बल्कि उछल उछल कर कल्पना के सहारे आगे जाता है। ये हमें विनम्र भी बनाता है। हमें यह एहसास होता है कि आज हम जिसे विज्ञान का अंतिम सत्य मान रहे हैं, हो सकता है भविष्य में वो भी एक उपयोगी फिक्शन साबित हो, जिसे किसी और बेहतर फिक्शन या बेहतर सच से बदल दिया जाएगा। विज्ञान एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और इस यात्रा में कल्पना के ये सहारे बहुत जरूरी हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर विज्ञान जैसा ठोस विषय भी ऐसे काल्पनिक औजारों का इस्तेमाल करता है, तो उस दुनिया का क्या जिसे हम सबसे ज्यादा अमूर्त और तार्किक मानते हैं, यानी गणित की दुनिया, क्या वहां भी ऐसे ही काल्पनिक सहारे मौजूद हैं? क्या एक और एक दो जैसी पक्की बातों के पीछे भी कोई मानो जैसे का खेल छिपा है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गणित की दुनिया तो ऐसे फिक्शन से भरी है, और इन्हीं रहस्यमयी और जादुई गणितीय फिक्शंस की दुनिया में हम कदम रखेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, गणित के काल्पनिक औजार। वो नंबर जो हैं ही नहीं, फिर भी सब कुछ चलाते हैं। विज्ञान की दुनिया में मानो जैसे के उदाहरण देखने के बाद अब हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जिसे तर्क, सटीकता और परम सत्य का घर माना जाता है। वो है गणित की दुनिया। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गणित में कुछ भी अंदाजे पर नहीं होता। यहाँ हर चीज का पक्का सबूत होता है। 2 और 2 हमेशा 4 ही होंगे। लेकिन हांस वेहिंगर हमें गणित के पर्दे के पीछे झांकने के लिए कहते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि यह तार्किक दुनिया भी कुछ बहुत ही अजीब और काल्पनिक विचारों पर आधारित है। ये ऐसे विचार हैं जो असल दुनिया में मौजूद ही नहीं है, पर उनके बिना आधुनिक गणित और विज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे अहम और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर, जिसे आयोटा से दर्शाया जाता है। यह -1 का वर्गमूल है। अब आप सोचिए, क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसे उसी से गुणा करने पर जवाब -1 आए? अगर आप 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अगर आप -2 को -2 से गुणा करेंगे तब भी 4 ही आएगा।
कोई भी वास्तविक संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्ग एक नकारात्मक संख्या हो। तो गणितज्ञों ने क्या किया? वो एक ऐसी समस्या पर आकर अटक गए जिसे हल करने के लिए उन्हें एक ऐसी संख्या की जरूरत थी जो मौजूद ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा, चलो मानो जैसे कि एक ऐसी संख्या है और हम उसे आयोटा कहेंगे। उन्होंने जानबूझकर एक फिक्शन का निर्माण किया। शुरुआत में बहुत से गणितज्ञों ने इसका उपहास किया। उन्होंने कहा कि यह तो बस एक दिमागी खेल है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इस एक काल्पनिक संख्या को गणित में शामिल करने से अहम और जटिल समीकरणों को हल करना संभव हो गया, जो पहले नामुमकिन लगता था। आज आप अपने चारों तरफ देखिए, आपकी बिजली की वायरिंग, आपका मोबाइल फोन, वाईफाई के सिग्नल, कंप्यूटर ग्राफिक्स, विशाल इमारतों और पुलों के डिजाइन, इन सब के पीछे की गणनाओं में इसी काल्पनिक संख्या का इस्तेमाल होता है। एक ऐसा नंबर जो सच में है ही नहीं, वो हमारी पूरी सच्ची और ठोस दुनिया को चला रहा है। यह वेहिंगर के मानो जैसे के सिद्धांत का सबसे शक्तिशाली प्रमाण है। हमने एक फिक्शन बनाया क्योंकि वो उपयोगी था, और उस उपयोगिता ने हमारी दुनिया बदल दी। गणित का एक और बहुत गहरा फिक्शन है अनंत या इन्फिनिटी का विचार। हम सब अनंत के बारे में बात करते हैं, पर क्या किसी ने सच में अनंत को देखा है? क्या आप अनंत तक गिनती कर सकते हैं? नहीं, अनंत कोई जगह या कोई संख्या नहीं है जहां आप पहुंच सकते हैं। यह बस एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है। लेकिन गणित में, खासकर कैलकुलस में, अनंत का विचार बहुत जरूरी है। कैलकुलस, जो हमें बदलाव की दर को समझने में मदद करता है, इसी फिक्शन पर आधारित है। हम यह मानो जैसे मान लेते हैं कि हम किसी चीज को अनंत बार छोटे छोटे खंडों में बांट सकते हैं, या कोई प्रक्रिया अनंत तक चल सकती है। यह विचार तार्किक रूप से विरोधाभासी लग सकता है, पर इसके बिना हम ग्रहों की गति, रॉकेट का रास्ता या अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव की गणना नहीं कर सकते। न्यूटन और लाइबनिज, जिन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया, उन्होंने इसी शक्तिशाली फिक्शन का इस्तेमाल करके विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी। अनंत एक ऐसा उपयोगी फिक्शन है जो हमें उन चीजों की गणना करने की शक्ति देता है जो हमारी सीमित समझ से बहुत विशाल हैं। इसी तरह शून्य या जीरो का विचार भी अपने आप में एक अद्भुत फिक्शन है। आज हमें शून्य बहुत सामान्य लगता है, पर एक समय था जब यह विचार बहुत क्रांतिकारी और अजीब माना जाता था। शून्य का मतलब है कुछ नहीं, पर हम कुछ नहीं को एक संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं? यह भी एक तरह का मानो जैसे वाला विचार है। हमने कुछ नहीं की स्थिति को दर्शाने के लिए एक प्रतीक बनाया और उसे बाकी संख्याओं की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इस एक फिक्शन ने गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। शून्य के बिना हमारी आज की अंक प्रणाली, बीजगणित और कंप्यूटर की बाइनरी भाषा संभव ही नहीं थी। कंप्यूटर तो बस शून्य और एक के खेल पर ही चलता है। तो कुछ नहीं का यह काल्पनिक प्रतिनिधित्व आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का आधार है। यह भी एक ऐसा विचार है जो सीधे तौर पर दुनिया में मौजूद किसी चीज को नहीं दिखाता, पर दुनिया को चलाने वाले सिस्टम को बनाने में सबसे जरूरी है। वेहिंगर के अनुसार गणित में ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। जब उसे वास्तविकता में कोई औजार नहीं मिलता, तो वो अपनी कल्पना की शक्ति से एक नया औजार गढ़ लेता है। वो ऐसे नियम बनाता है जो भले ही प्रकृति में ना हो, पर प्रकृति को समझने में उसकी मदद करते हैं। गणित एक भाषा की तरह है, और इस भाषा में हमने बहुत सारे ऐसे शब्द और व्याकरण बनाए हैं जो हमारी अभिव्यक्ति को ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, भले ही उन शब्दों का कोई ठोस भौतिक अर्थ ना हो। ये फिक्शन गणित की सुंदरता और उसकी ताकत को अधिक करते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि तर्क की दुनिया भी कल्पना के पंखों पर सवार होकर ही उड़ान भरती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जो चीजें हमें पहली नजर में अतार्किक या असंभव लगती हैं, हो सकता है उनमें कोई गहरी उपयोगिता छिपी हो। लेकिन अगर विज्ञान और गणित जैसी अमूर्त दुनिया भी इन कल्पनाओं पर आधारित है, तो उस दुनिया का क्या जिसे हम इंसानों ने खुद बनाया है, यानी हमारा समाज और हमारे कानून? क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था भी ऐसे ही किसी मानो जैसे के धागे से बुनी हुई है? क्या न्याय और व्यवस्था के नाम पर भी हम कुछ फिक्शन को सच मानकर जी रहे हैं? इस बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल की जांच हम करेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5, समाज और कानून की बुनावट। जिस समाज में हम रहते हैं उसकी नींव कितनी सच्ची है? अब तक हमने देखा कि कैसे विज्ञान और गणित जैसे क्षेत्र, जिन्हें हम बहुत वस्तुनिष्ठ मानते हैं, मानो जैसे के सिद्धांतों या फिक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक ऐसे क्षेत्र की ओर जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित है। वो है समाज और कानून की दुनिया। हांस वेहिंगर का तर्क है कि अगर कहीं फिक्शंस का सबसे ज्यादा और सबसे खुलकर इस्तेमाल होता है तो वो यहीं होता है। हमारी पूरी सामाजिक और कानूनी व्यवस्था कुछ ऐसी बुनियादी कल्पनाओं पर आधारित है जिन्हें हम सब ने मिलकर सच मान लिया है, क्योंकि उनके बिना एक व्यवस्थित समाज चलाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।
इसका सबसे अहम और स्पष्ट उदाहरण है कानूनी व्यक्ति या लीगल पर्सन का कॉन्सेप्ट। कानून की नजर में एक कंपनी या एक संगठन को एक व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है। जरा इस पर गहराई से सोचिए, क्या एक कंपनी सच में एक इंसान है? क्या उसके हाथ पैर हैं? क्या वो सांस लेती है? नहीं, एक कंपनी तो बस कुछ कागजात, एक बैंक खाता और कुछ लोगों का समूह है। लेकिन कानून मानो जैसे कि वो एक जीवित व्यक्ति हो, इस तरह से व्यवहार करता है। एक कंपनी अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकती है, वो किसी पर मुकदमा कर सकती है और कोई और उस पर मुकदमा कर सकता है। उसे एक इंसान की तरह ही अधिकार और जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ये एक शुद्ध फिक्शन है, एक कल्पना है जिसे हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। और जरा सोचिए कि यह फिक्शन कितना उपयोगी है। इस एक कल्पना के बिना आज का व्यापार और वाणिज्य संभव ही नहीं था। अगर कंपनी को एक व्यक्ति न माना जाए तो हर लेन देन उसके हजारों शेयरधारकों के नाम पर करना होगा, जो कि अव्यावहारिक है। यह फिक्शन व्यापार को आसान बनाता है, जिम्मेदारियां तय करता है और आर्थिक विकास को गति देता है। हम सब जानते हैं कि रिलायंस या टाटा नाम की कंपनियां सच में कोई इंसान नहीं है, पर हम सब इस कानूनी फिक्शन को मानते हैं और इसी के आधार पर काम करते हैं। यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक बुनियादी और बेहद जरूरी मानो जैसे है। एक और बहुत अहम सामाजिक राजनीतिक फिक्शन है सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार। कई अहम दार्शनिकों जैसे रूसो, हॉब्स और लॉक ने यह विचार दिया कि समाज का निर्माण एक तरह के अघोषित समझौते पर आधारित है। इस विचार के अनुसार बहुत समय पहले जब इंसान जंगली अवस्था में रहते थे, तो उन्होंने मिलकर यह तय किया कि वो अपनी कुछ व्यक्तिगत आजादियां त्याग देंगे और एक सरकार या शासक की सत्ता को स्वीकार करेंगे ताकि सबको सुरक्षा और व्यवस्था मिल सके। हम सब मानो जैसे कि हमने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और इसी आधार पर हम सरकार के बनाए कानूनों का पालन करते हैं और टैक्स देते हैं। अब क्या सच में ऐसा कोई अनुबंध कभी हुआ था? क्या हमारे पूर्वजों ने कभी एक साथ बैठकर ऐसी किसी मीटिंग में हिस्सा लिया था? शायद नहीं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई नहीं, बल्कि एक दार्शनिक कल्पना है। लेकिन यह फिक्शन बहुत शक्तिशाली है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सरकार क्यों होनी चाहिए, हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, और क्यों हमें एक दूसरे के साथ शांति से रहना चाहिए। यह हमें राज्य की वैधता का एक तार्किक आधार देता है। यह एक ऐसा मानो जैसे है जो पूरे समाज को एक धागे में पिरोकर रखता है। कानून की दुनिया तो ऐसे छोटे बड़े फिक्शन से भरी है। उदाहरण के लिए, कानून यह मानकर चलता है कि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी है। अब क्या यह सच है? क्या आपको और मुझे हमारे देश के सारे कानून पता हैं? बिल्कुल नहीं, यह असंभव है। लेकिन अदालतें इसी फिक्शन के आधार पर काम करती हैं। आप यह कहकर बच नहीं सकते कि मुझे यह कानून पता नहीं था। कानून मानो जैसे कि आप सब कुछ जानते हैं, इस आधार पर फैसला सुनाता है। यह एक कठोर फिक्शन है, पर यह जरूरी है। अगर ऐसा न हो तो कोई भी अपराधी कानून का उल्लंघन करके आसानी से बच निकलेगा और पूरी व्यवस्था ही ढह जाएगी। इसी तरह जब कोई व्यक्ति लापता हो जाता है तो कानून एक निश्चित समय के बाद, जैसे कि 7 साल, उसे मानिया हुआ मृत घोषित कर देता है, भले ही उसकी मृत्यु का कोई सबूत न मिला हो। यह भी एक फिक्शन है जो संपत्ति के बंटवारे और पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। यह सच नहीं हो सकता है, पर यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। वेहिंगर का कहना है कि यह सामाजिक और कानूनी फिक्शन समाज के लिए एक लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं, जो सामाजिक मशीनरी के पहियों को सुचारू रूप से चलाते हैं। ये हमें एक साझा समझ और साझा नियम देते हैं, जिनके आधार पर हम करोड़ अरबों लोग एक साथ रह सकते हैं। अगर हम इनमें से हर फिक्शन पर सवाल उठाने लगें और सिर्फ शाब्दिक सच्चाई पर अड़ जाएं, तो हमारा समाज चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये दिखाते हैं कि समाज सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता, बल्कि साझा विश्वासों, कहानियों और कल्पनाओं से बनता है। हम सब एक बहुत विशाल नाटक के किरदार हैं, जो कुछ तयशुदा नियमों और भूमिकाओं को मानो जैसे कि वो परम सत्य हों, इस तरह से निभा रहे हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, यही इंसान होने का तरीका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा बाहरी समाज इन फिक्शंस पर चलता है, तो हमारी आंतरिक दुनिया, हमारे दिमाग के अंदर क्या हो रहा है? क्या हमारे व्यक्तिगत विश्वास, हमारी प्रेरणा, हमारी इच्छा शक्ति, ये भी किसी मानो जैसे के खेल का हिस्सा है? क्या हमारा मन भी खुद को चलाने के लिए ऐसे ही फिक्शन गढ़ता है? ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा सवाल है, और इसी की गहराई में हम उतरेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 6, हमारे दिमाग के खेल। क्या आपकी इच्छा शक्ति भी एक खूबसूरत धोखा है? अब तक हमने देखा कि कैसे विज्ञान, गणित और समाज जैसी बाहरी दुनियाएं मानो जैसे के सिद्धांत पर चलती हैं। लेकिन हांस वेहिंगर हमें एक और भी ज्यादा रोमांचक और व्यक्तिगत यात्रा पर ले जाते हैं, हमारी अपनी आंतरिक दुनिया की यात्रा, हमारे मन और मनोविज्ञान की दुनिया।
वो कहते हैं कि फिक्शन सिर्फ बाहरी दुनिया को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि खुद को चलाने और जीवन में अर्थ खोजने के लिए भी जरूरी है। हमारा दिमाग लगातार ऐसी कहानियां और कल्पनाएं गढ़ता रहता है जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं, भले ही वो कहानियां पूरी तरह से सच न हो। इसका सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद उदाहरण है स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल का विचार। हम सब यह मानकर चलते हैं कि हमारे पास अपने फैसले लेने की आजादी है। मैं यह ऑडियो बुक बना रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसा करने का चुनाव किया है, और आप इसे सुन रहे हैं क्योंकि आपने इसे सुनने का चुनाव किया है। हमारी पूरी नैतिकता, न्याय प्रणाली और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का ढांचा इसी विश्वास पर आधारित है। लेकिन दार्शनिक और वैज्ञानिक सदियों से इस पर बहस करते आए हैं, क्या हमारी इच्छा सच में स्वतंत्र है, या फिर हमारे हर फैसले के पीछे हमारे जीन, हमारे बचपन के अनुभव, हमारे समाज का दबाव और हमारे दिमाग में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का हाथ है? क्या हम एक जटिल मशीन की तरह नहीं है जो बाहरी उत्तेजनाओं पर एक तयशुदा तरीके से प्रतिक्रिया देती है? इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है। हम ये साबित नहीं कर सकते कि हमारी इच्छा 100% स्वतंत्र है, और हम यह भी साबित नहीं कर सकते कि यह पूरी तरह से प्रतंत्र है। तो वेहिंगर के अनुसार स्वतंत्र इच्छा एक ऐसा फिक्शन है जिसे हम सच मानकर चलते हैं क्योंकि यह बेहद उपयोगी है। हम मानो जैसे कि हमारे पास चुनने की आजादी है, इस तरह से जीते हैं। और इस एक फिक्शन को मानने से क्या होता है? हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं, हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, हम किसी को उसके अच्छे काम के लिए सराहते हैं और बुरे काम के लिए सजा देते हैं। अगर हम यह मान लें कि किसी की इच्छा स्वतंत्र नहीं है, तो फिर किसी को भी उसके अपराध के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? पूरी सामाजिक और नैतिक व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। तो स्वतंत्र इच्छा एक ऐसा जरूरी फिक्शन है जिसके बिना एक जिम्मेदार और क्रियाशील इंसान और समाज की कल्पना करना मुश्किल है। वेहिंगर के विचारों से एक और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर बहुत प्रभावित हुए। एडलर ने फिक्शनल फाइनलिज्म नाम का एक सिद्धांत दिया। उनका कहना था कि इंसान का व्यवहार उसके अतीत से उतना प्रभावित नहीं होता जितना कि उसके भविष्य के बारे में बनाए गए लक्ष्यों और कल्पनाओं से होता है। हम सब अपने मन में भविष्य की एक तस्वीर बनाते हैं, एक लक्ष्य तय करते हैं। मुझे एक सफल डॉक्टर बनना है, मुझे एक खुशहाल परिवार चाहिए, मुझे दुनिया की यात्रा करनी है। ये लक्ष्य भविष्य में हैं, अभी सच नहीं हुए हैं। ये एक तरह के फिक्शन हैं जो हम अपने लिए गढ़ते हैं। लेकिन यही फिक्शन हमें आज मेहनत करने की, जानकारी लेने की और मुश्किलों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। एक छात्र रात रात भर जागकर जानकारी लेता है, मानो जैसे कि वो पहले से ही एक सफल डॉक्टर बन चुका हो और उसे उस तक पहुंचने के लिए ये सब करना जरूरी है। उसका वर्तमान व्यवहार उसके भविष्य के फिक्शन द्वारा निर्देशित हो रहा है। एडलर कहते हैं कि यह मायने नहीं रखता कि वो फिक्शन सच होगा या नहीं। मायने यह रखता है कि वो फिक्शन आज व्यक्ति को एक दिशा और एक मकसद दे रहा है। यही हमारे दिमाग का खेल है। वो हमें चलाने के लिए भविष्य की काल्पनिक गाजर हमारे सामने लटका देता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी ऐसे छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक फिक्शन से भरी है। जब हम सुबह उठते हैं और एक मुश्किल दिन का सामना करना होता है, तो हम अक्सर खुद से कहते हैं, आज का दिन अच्छा जाएगा या मैं यह काम कर सकता हूँ। ये एक तरह का मानो जैसे है। हमें सच में नहीं पता कि दिन कैसा जाएगा, पर हम मानो जैसे कि वो अच्छा जाएगा, इस विश्वास के साथ शुरुआत करते हैं। और अक्सर यह सकारात्मक सोच हमें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। इसे आजकल सकारात्मक पुष्टि या पॉजिटिव एफर्मेशन भी कहा जाता है। यह और कुछ नहीं बल्कि वेहिंगर के एज इफ फिलॉसफी का ही एक व्यावहारिक रूप है। इसी तरह जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हम सामने वाले इंसान पर भरोसा करते हैं, मानो जैसे कि वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। यह भरोसा एक फिक्शन हो सकता है, यह समाप्त भी हो सकता है, पर इस भरोसे के बिना कोई भी सार्थक रिश्ता बन ही नहीं सकता। हम भविष्य के बारे में आशावादी होते हैं, मानो जैसे कि चीजें बेहतर होंगी। यह आशावाद भी एक जरूरी फिक्शन है जो हमें मुश्किल समय में हार मानने से रोकता है। तो हमारा मन एक कहानीकार की तरह है जो हमें जिंदा रखने, हमें प्रेरित करने और हमें खुश रखने के लिए लगातार कहानियां बुनता रहता है। ये कहानियां शाब्दिक रूप से सच नहीं हो सकती हैं, पर ये हमारे लिए एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई का काम करती हैं। ये हमें एक पहचान देती हैं, एक मकसद देती हैं और जीने का हौसला देती हैं। वेहिंगर का यह विश्लेषण हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने मन में चल रहे हर विचार को सच की कसौटी पर कसने की जरूरत नहीं है। हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या यह विचार मेरे लिए उपयोगी है? क्या यह मुझे एक बेहतर और ज्यादा प्रेरित इंसान बना रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो वो विचार एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक औजार है। लेकिन अब हम इस यात्रा के सबसे गहरे और शायद सबसे संवेदनशील चरण पर आ पहुंचे हैं। अगर हमारा समाज और हमारा मन फिक्शंस पर चलता है, तो उस सबसे अहम विश्वास का क्या, जो सदियों से इंसानों को प्रेरणा
और सहारा देता आया है, यानी धर्म और ईश्वर में आस्था। क्या वेहिंगर की नजर में यह भी एक फिक्शन है? और अगर है तो यह कैसा फिक्शन है? इस बेहद गहरे और विचारोत्तेजक सवाल का सामना हम करेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, धर्म और ईश्वर का मानो जैसे सत्य, आस्था की वो शक्ति जो सच के परे है। अब हम हांस वेहिंगर की फिलॉसफी के उस हिस्से पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा विवादास्पद और साथ ही सबसे ज्यादा गहरा भी है। यह धर्म, ईश्वर और आस्था से संबंधित है। वेहिंगर बहुत ही साहस के साथ यह तर्क देते हैं कि धार्मिक विश्वास जैसे कि ईश्वर का अस्तित्व, आत्मा का अमर होना या प्रार्थना की शक्ति मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण फिक्शंस हैं। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि वेहिंगर धर्म का उपहास नहीं कर रहे हैं या उसे खारिज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उसकी असाधारण मनोवैज्ञानिक और सामाजिक शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, पर एक अलग नजरिए से। उनका कहना है कि हम यह कभी भी तार्किक या वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं कर सकते कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। यह हमारी ज्ञान की सीमाओं से परे की बात है। कोई भी सबूत ईश्वर के होने को या न होने को अंतिम रूप से सिद्ध नहीं कर सकता। तो वेहिंगर के अनुसार जब एक व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है तो वो एक तरह से मानो जैसे के सिद्धांत पर जी रहा होता है। वह व्यक्ति मानो जैसे कि एक सर्वशक्तिमान, दयालु और न्यायप्रिय ईश्वर मौजूद है, इस विश्वास के साथ अपना जीवन जीता है। अब सवाल यह नहीं है कि यह विश्वास वस्तुनिष्ठ रूप से सच है या नहीं। वेहिंगर के लिए असली सवाल यह है कि यह विश्वास उस व्यक्ति और समाज के लिए कितना उपयोगी है। और इस पैमाने पर धार्मिक विश्वास मानव इतिहास के सबसे सफल विचारों में से एक साबित होता है। जरा सोचिए, यह विश्वास कि एक ईश्वर है जो आपके हर कर्म को देख रहा है, आपको नैतिक रूप से जिम्मेदार बनाता है, यह आपको गलत काम करने से रोकता है और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। यह मानो जैसे वाला विश्वास समाज में नैतिकता और व्यवस्था बनाए रखने में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। यह आपको कानून के डर से नहीं, बल्कि एक आंतरिक नैतिक बल से सही रास्ते पर रखता है। इस नजरिए से यह एक बेहद उपयोगी सामाजिक फिक्शन है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी इसके फायदे बहुत गहरे हैं। जीवन दुखों, अन्यायों और त्रासदियों से भरा है। जब कोई इंसान किसी बहुत अहम मुश्किल से गुजर रहा होता है, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, तो यह विश्वास कि एक ईश्वर है जो सबका ख्याल रखता है और अंत में सब कुछ ठीक कर देगा, उसे एक अपार मानसिक संबल और शांति प्रदान करता है। यह विश्वास कि आत्मा अमर है और मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु के भय को कम करता है। प्रार्थना करना, यानी मानो जैसे कि कोई दिव्य शक्ति आपकी बात सुन रही है, अकेलेपन और निराशा के क्षणों में एक बहुत अहम सहारा बन सकता है। यह आस्था इंसान को यह महसूस कराती है कि वो इस विशाल ब्रह्मांड में अकेला नहीं है, कोई है जो उसकी परवाह करता है। यह जीवन को एक गहरा अर्थ और मकसद प्रदान करता है। वेहिंगर कहते हैं कि अगर कोई विश्वास इंसान को दुख में सांत्वना दे सकता है, उसे नैतिक बना सकता है और उसे जीवन में एक उद्देश्य दे सकता है, तो उसकी उपयोगिता और उसका मूल्य किसी भी वैज्ञानिक सत्य से कम नहीं है। वेहिंगर धर्म को एक तरह की आध्यात्मिक कविता के रूप में देखते हैं। जैसे हम एक कविता का अध्ययन करते हैं तो हम यह नहीं पूछते कि यह शाब्दिक रूप से सच है या नहीं, हम उसके भावनात्मक प्रभाव, उसकी सुंदरता और उससे मिलने वाली प्रेरणा को महसूस करते हैं। उसी तरह धार्मिक कहानियां और विश्वास हमें जीवन के गहरे सत्यों को एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक रूप में समझने में मदद करते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए, प्रेम का क्या महत्व है और क्षमा में कितनी शक्ति है। वेहिंगर का कहना था कि आधुनिक इंसान के साथ समस्या यह है कि वो हर चीज पर विज्ञान और तर्क का लेबल लगाना चाहता है। वो धार्मिक विश्वासों को भी एक परिकल्पना या हाइपोथीसिस की तरह देखता है, जिसे सच या झूठ साबित किया जाना है, और जब वो उसे साबित नहीं कर पाता तो उसे खारिज कर देता है। वेहिंगर कहते हैं कि यह गलत नजरिया है। हमें धर्म को एक परिकल्पना की तरह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली फिक्शन की तरह देखना चाहिए, जिसका मूल्य उसकी सच्चाई में नहीं, बल्कि उसकी जीवनदायी शक्ति में निहित है। यह विचार बहुत से लोगों को असहज कर सकता है, चाहे वो आस्तिक हों या नास्तिक। आस्तिक व्यक्ति को यह लग सकता है कि उनके गहरे विश्वास को फिक्शन कहकर छोटा किया जा रहा है। वहीं नास्तिक व्यक्ति को यह लग सकता है कि एक झूठे विश्वास को उपयोगी बताकर उसका बचाव किया जा रहा है। लेकिन वेहिंगर इन दोनों अतिवादों के बीच का एक रास्ता सुझाते हैं। वो कहते हैं कि हमें किसी विचार को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं करना चाहिए क्योंकि हम उसे साबित नहीं कर सकते। हमें उसकी व्यावहारिक कीमत को समझना चाहिए, और साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह एक फिक्शन है, ताकि हम कट्टरता और अंधविश्वास में न फंस जाएं। यह एक बहुत ही संतुलित और परिपक्व नजरिया है।
यह हमें आस्था की शक्ति का सम्मान करना सिखाता है, बिना तार्किक सोच को त्यागे। लेकिन अब इन अहम दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों से हटकर क्या हम इस मानो जैसे की फिलॉसफी को अपनी छोटी छोटी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं? क्या हम और आप भी हर दिन, हर पल ऐसे ही फिक्शन गढ़ते और जीते हैं? जवाब है हाँ। और कैसे, यही हम जानेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8, रोजमर्रा की जिंदगी की फिक्शन। आप भी हर दिन इस फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हैं, बस आप जानते नहीं। अब तक हमने विज्ञान, गणित, समाज और धर्म जैसे अहम क्षेत्रों में मानो जैसे के सिद्धांत की जांच की। ये सब सुनने में बहुत दार्शनिक और भारी लग सकता है, लेकिन हांस वेहिंगर की फिलॉसफी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यह हमारी सांसों की तरह हमारी जिंदगी में घुली मिली हुई है। हम सब, चाहे हम जानते हों या नहीं, हर दिन अनगिनत बार इस एज इफ या मानो जैसे के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। यह हमारी बातचीत, हमारे रिश्तों और हमारे कामों का एक अभिन्न हिस्सा है। चलिए कुछ बहुत ही सामान्य उदाहरणों को देखते हैं। जब आप किसी दोस्त से मिलते हैं जो बहुत दुखी है, तो आप उससे कहते हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या आपको सच में 100% यकीन है कि सब कुछ ठीक हो ही जाएगा? नहीं, भविष्य अनिश्चित है। लेकिन आप यह बात मानो जैसे कि यह एक सच्चाई हो, इस विश्वास के साथ कहते हैं। यह एक उपयोगी फिक्शन है। इसका मकसद भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि आपके दोस्त को उस मुश्किल समय में हिम्मत और सांत्वना देना है। यह एक भावनात्मक सच है, भले ही यह तथ्यात्मक सच न हो। हमारे सामाजिक व्यवहार का एक बहुत अहम हिस्सा ऐसे ही फिक्शंस पर चलता है, जिन्हें हम शिष्टाचार या मैनर्स कहते हैं। जब आप किसी पार्टी में जाते हैं और मेजबान ने खाना बनाया है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, तब भी आप कहते हैं, खाना बहुत स्वादिष्ट था। आप जानते हैं कि यह सच नहीं है। मेजबान भी शायद जानता है कि हर किसी को उसका बनाया खाना पसंद नहीं आ सकता, लेकिन यह छोटा सा हानिरहित फिक्शन सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह मेजबान की भावनाओं का सम्मान करता है और रिश्ते को खराब होने से बचाता है। हम मानो जैसे कि हमें खाना बहुत पसंद आया, इस तरह से व्यवहार करते हैं, क्योंकि इस स्थिति में सच्चाई बोलने से ज्यादा जरूरी रिश्ते को बनाए रखना है। हमारी पूरी सामाजिक बातचीत ऐसे ही छोटे छोटे मानो जैसे से भरी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप इस वस्त्र में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सब अक्सर उपयोगी फिक्शन होते हैं जो सामाजिक संबंधों को सहज और मधुर बनाते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम लक्ष्य निर्धारण और आत्म सुधार के लिए इस सिद्धांत का भरपूर उपयोग करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से बोलने से बहुत डर लगता है। एक सलाहकार उसे सलाह दे सकता है, जब तुम स्टेज पर जाओ तो मानो जैसे कि तुम एक बहुत आत्मविश्वासी और अनुभवी वक्ता हो। अब वो व्यक्ति सच में आत्मविश्वासी नहीं है, वो अंदर से डरा हुआ है। लेकिन जब वो एक आत्मविश्वासी होने का अभिनय करना शुरू करता है, तो उसका शारीरिक हाव भाव, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव बदल जाता है और अक्सर यह अभिनय धीरे धीरे उसकी हकीकत बनने लगता है। इसे फेक इट टिल यू मेक इट, यानी तब तक अनुकरण करो जब तक तुम वो बन न जाओ, भी कहा जाता है। यह और कुछ नहीं बल्कि वेहिंगर के एज इफ का ही एक व्यावहारिक रूप है। हम एक आदर्श व्यक्तित्व का फिक्शन बनाते हैं और फिर उस फिक्शन को अपनी सच्चाई बनाने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि जब हम कोई योजना बनाते हैं तो हम मानो जैसे के सिद्धांत का ही उपयोग कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपने अगले महीने कहीं घूमने जाने की योजना बनाई। आपने टिकट बुक कर लिए, होटल बुक कर लिया और अपने दोस्तों को भी बता दिया। आप यह सब इस विश्वास के साथ कर रहे हैं मानो जैसे कि आप अगले महीने स्वस्थ रहेंगे, आपका वाहन खराब नहीं होगा, मौसम ठीक रहेगा और कोई और अनहोनी नहीं होगी। आप भविष्य को एक निश्चित चीज मानकर चल रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि भविष्य अनिश्चित है। यह योजना बनाना अपने आप में एक उपयोगी फिक्शन है। यह हमें आज कर्म करने और तैयारी करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। अगर हम हर पल भविष्य की अनिश्चितता के बारे में ही सोचते रहें, तो हम कभी कोई योजना बना ही नहीं पाएंगे और जीवन में आगे नहीं जा पाएंगे। हम अनिश्चितता को नजरअंदाज करते हैं और मानो जैसे कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार होगा, इस विश्वास के साथ काम करते हैं। इन सब उदाहरणों से यह साफ है कि मानो जैसे कोई दूर की दार्शनिक बात नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक व्यावहारिक सच है। यह हमें सिखाता है कि जीवन सिर्फ तथ्यों और तर्कों पर नहीं जिया जाता। इसे जीने के लिए कल्पना, आशा, शिष्टाचार और साझा विश्वासों की भी उतनी ही जरूरत है। यह हमें हमारे छोटे छोटे सफेद झूठों, हमारी आशावादी सोच और हमारी सामाजिक अदाकारी को एक नए और ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करता है। ये सब धोखे नहीं, बल्कि जिंदगी की यात्रा को चलाने वाले जरूरी तेल और ग्रीस हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है। अगर ये फिक्शन इतने उपयोगी और जरूरी हैं, तो क्या इनकी कोई सीमा नहीं है? क्या हो अगर हम किसी फिक्शन को इतना ज्यादा सच मान लें कि हम वास्तविकता से ही दूर हो जाएं?
क्या एक उपयोगी फिक्शन एक खतरनाक धोखे में भी बदल सकता है? और अगर हाँ, तो वो कौन सी रेखा है जिसे पार करने पर एक मददगार झूठ एक जानलेवा सच बन जाता है? इस बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी और संतुलन की बात हम करेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9, फिक्शन कब खतरनाक बन जाते हैं? जब मददगार झूठ एक जानलेवा सच बन जाए। अब तक हमने हांस वेहिंगर के मानो जैसे के सिद्धांत की सकारात्मक और रचनात्मक शक्ति को देखा। हमने समझा कि कैसे उपयोगी फिक्शन विज्ञान से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक हर जगह हमारी मदद करते हैं। लेकिन हर शक्तिशाली औजार की तरह इसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। एक औजार जो घर बना सकता है, वही घर समाप्त भी कर सकता है। वेहिंगर खुद इस खतरे से वाकिफ थे। वो हमें चेतावनी देते हैं कि एक फिक्शन तभी तक उपयोगी है जब तक हम इस बात को लेकर सचेत रहते हैं कि यह एक फिक्शन है, एक औजार है, अंतिम सच्चाई नहीं। जिस पल हम यह भूल जाते हैं और अपनी बनाई हुई कल्पना को ही परम सत्य मान बैठते हैं, उसी पल वो एक उपयोगी फिक्शन से एक खतरनाक हठधर्मिता या डोगमा में बदल जाता है। यहीं पर सबसे अहम खतरा छिपा है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण कट्टरता में देखने को मिलता है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या वैचारिक। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में चर्चा की, वेहिंगर के अनुसार धार्मिक विश्वास एक शक्तिशाली और सकारात्मक फिक्शन हो सकता है जो इंसान को नैतिक बनाता है और शांति देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति या समूह यह भूल जाता है कि यह विश्वास का मामला है और उसे एक ऐसा वैज्ञानिक तथ्य मानने लगता है जिसे पूरी दुनिया पर थोपा जाना चाहिए, तब वही फिक्शन खतरनाक हो जाता है। जब लोग अपने मानो जैसे को दूसरों का एकमात्र सच बनाने पर तुल जाते हैं, तो यह असहिष्णुता, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है जहां लोगों ने अपने धार्मिक या राजनीतिक फिक्शन को अंतिम सत्य मानकर दूसरों पर भयानक अत्याचार किए हैं। यहां पर फिक्शन अपनी उपयोगिता खो देता है और एक विनाशकारी हथियार बन जाता है। समस्या फिक्शन में नहीं, बल्कि उसे अंतिम सत्य मान लेने में है। व्यक्तिगत स्तर पर भी यह बहुत खतरनाक हो सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बहुत शर्मीला है और वो फेक इट टिल यू मेक इट के सिद्धांत का पालन करता है। वो मानो जैसे कि वो बहुत आत्मविश्वासी है, इस तरह का व्यवहार करता है। यह शुरुआत में उसकी मदद कर सकता है, लेकिन अगर वो इस अभिनय में इतना डूब जाए कि वो अपनी असलियत, अपनी कमजोरियों और अपनी भावनाओं से ही नाता समाप्त कर ले, तो यह एक मानसिक समस्या का रूप ले सकता है। वो एक झूठी पहचान के पीछे छिपकर जीने लगता है और कभी भी अपनी असली समस्याओं का सामना नहीं कर पाता। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति लगातार इस फिक्शन में जिए कि मैं कभी असफल नहीं हो सकता, तो पहली अहम असफलता उसे पूरी तरह से हिलाकर रख सकती है। एक उपयोगी फिक्शन हमें वास्तविकता से मुकाबला करने में मदद करता है। वो हमें वास्तविकता से भागने के लिए नहीं होता। जब कल्पना और वास्तविकता के बीच का संतुलन खराब हो जाता है, तो फिक्शन एक जेल बन जाता है। सामाजिक स्तर पर हानिकारक रूढ़ियां या स्टीरियोटाइप भी ऐसे ही खतरनाक फिक्शन हैं। जब एक समाज किसी खास समूह के बारे में यह फिक्शन बना लेता है कि वे लोग आलसी होते हैं या वे लोग बेईमान होते हैं, तो यह एक बहुत ही विनाशकारी मानो जैसे बन जाता है। लोग उस समूह के हर व्यक्ति के साथ मानो जैसे कि वो रूढ़ी सच हो, इस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। यह भेदभाव, अन्याय और सामाजिक संघर्ष को जन्म देता है। यह एक ऐसा फिक्शन है जो उपयोगी नहीं बल्कि हानिकारक है, क्योंकि यह समाज को एक साथ लाने के बजाय उसे अलग करता है। इसी तरह आर्थिक जगत में जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि किसी खास स्टॉक की कीमत हमेशा अधिक ही होती रहेगी, तो एक खतरनाक बुलबुला बन जाता है। लोग इस फिक्शन के आधार पर अंधाधुंध पैसा लगाते हैं और जब वो बुलबुला फूटता है तो लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब जाती है। यहां भी लोगों ने एक उपयोगी अनुमान को एक अविनाशी सत्य मान लिया था। तो हम एक उपयोगी फिक्शन और एक खतरनाक हठधर्मिता के बीच फर्क कैसे करें? वेहिंगर एक सरल रास्ता सुझाते हैं, वो है जागरूकता। हमें हमेशा अपने आप को यह याद दिलाते रहना चाहिए कि हम एक औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें समय समय पर अपने फिक्शंस की समीक्षा करनी चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह विचार अभी भी मेरे लिए उपयोगी है? क्या यह मुझे आगे जाने में मदद कर रहा है या यह मुझे रोक रहा है? क्या यह मुझे दूसरों से मिला रहा है या यह मुझे उनसे दूर कर रहा है? एक अच्छा फिक्शन लचीला होता है, उसे जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है, जबकि एक खतरनाक हठधर्मिता कठोर और अपरिवर्तनशील होती है। एक अच्छा फिक्शन एक मचान की तरह होता है जिसे इमारत बनने के बाद हटा दिया जाता है। एक खतरनाक फिक्शन एक ऐसी मचान है जिससे लोग इतना प्यार करने लगते हैं कि वो कभी इमारत बनाना शुरू ही नहीं करते, या वो उसी मचान को अपनी जेल बना लेते हैं। तो इस फिलॉसफी का सार यह नहीं है कि हम कल्पना की दुनिया में खो जाएं, बल्कि यह है कि हम कल्पना का इस्तेमाल एक बेहतर वास्तविकता बनाने के लिए करें। लेकिन अगर हम इस खतरे को समझ गए हैं, तो हम इस फिलॉसफी का सकारात्मक रूप से अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
कैसे हम जानबूझकर अपने लिए बेहतर और ज्यादा शक्तिशाली फिक्शन बना सकते हैं। यही हमारी इस यात्रा का अंतिम और सबसे व्यावहारिक चरण होगा, जिसे हम जानेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 10, सकारात्मक सोच की शक्ति। अपनी दुनिया बदलने के लिए अपनी सच्चाई कैसे बदलें। इस पूरी यात्रा में हमने मानो जैसे के सिद्धांत की गहराई को समझा। हमने देखा कि यह कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं और इसके खतरे क्या हैं। अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण पर हैं, जहां हम यह सीखेंगे कि इस शक्तिशाली ज्ञान का उपयोग हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक ज्यादा सकारात्मक जीवन जीने के लिए कैसे कर सकते हैं। हांस वाइहिंगर की फिलॉसफी सिर्फ एक सैद्धांतिक विश्लेषण नहीं है, यह एक व्यावहारिक गाइड भी है जो हमें अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति देती है। इसका मूल मंत्र है, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उन कहानियों को बदलना शुरू करें जो आप खुद को सुनाते हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि जानबूझकर अपने लिए सकारात्मक और सशक्त फिक्शन बनाने की कला है। सबसे पहला कदम है अपने वर्तमान फिक्शंस को पहचानना। हम सब कुछ कहानियों और विश्वासों के साथ जी रहे हैं जो हमने अपने बारे में, दूसरों के बारे में और दुनिया के बारे में बना रखी हैं। इनमें से कई कहानियां और नकारात्मक हो सकती हैं, जैसे मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। ये भी एक तरह के मानो जैसे हैं। आप मानो जैसे कि आपकी किस्मत खराब है इस तरह से जीते हैं और फिर आपका दिमाग उन घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देने लगता है जो इस बात को साबित करती हैं, जिससे यह विश्वास और भी पक्का हो जाता है। यह एक दुष्चक्र है। तो सबसे पहले हमें इन सीमित करने वाले फिक्शंस को पहचानना होगा। हमें खुद से पूछना होगा, यह विश्वास जो मैंने अपने बारे में बना रखा है, क्या यह सच में एक पत्थर की लकीर है या यह सिर्फ एक कहानी है जिसे मैंने खुद को इतनी बार सुनाया है कि अब वो सच लगने लगी है। एक बार जब आप अपने नकारात्मक फिक्शंस को पहचान लेते हैं तो दूसरा कदम है जानबूझकर उनका एक सकारात्मक विकल्प बनाना। यह है असली मानो जैसे का रचनात्मक उपयोग। अगर आपका फिक्शन है मैं कभी भी एक अच्छा वक्ता नहीं बन सकता, तो इसका एक नया और सशक्त फिक्शन बनाइए, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हर दिन अपने संवाद कौशल को बेहतर बना रहा है। अब आपको इस नए फिक्शन पर पूरी तरह से विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसके अनुसार अभिनय करना शुरू करना है। आपको मानो जैसे कि आप सच में एक सीखने वाले और सुधार करने वाले व्यक्ति हैं, इस तरह से व्यवहार करना है। इसका मतलब है कि आप किताबें सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, छोटे छोटे समूहों में बोलने की कोशिश करेंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह काम करेंगे जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है। वाइहिंगर के अनुसार यह अभिनय, यह मानो जैसे वाला व्यवहार धीरे धीरे आपकी नसों में उतरने लगता है। कर्म से विचार बदलते हैं और बदलते विचारों से आपकी वास्तविकता बदल जाती है। यह सिद्धांत लक्ष्य निर्धारण में भी बहुत शक्तिशाली है। अक्सर हम बहुत विशाल लक्ष्य बनाने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उन्हें हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन मानो जैसे की फिलॉसफी हमें विशाल सपने देखने की आजादी देती है। आप अपने लिए एक भविष्य का फिक्शन बना सकते हैं, एक आदर्श जीवन की तस्वीर। मैं 5 साल में एक सफल उद्यमी बनूंगा या मैं एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीऊंगा। यह भविष्य का फिक्शन आपके लिए एक दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करता है। फिर आप हर दिन खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, एक सफल उद्यमी आज क्या करता, या एक स्वस्थ व्यक्ति आज क्या खाता और क्या व्यायाम करता। आप मानो जैसे कि आप पहले से ही वो व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में हैं। इस तरह से अपने दैनिक निर्णय लेने लगते हैं। यह आपके छोटे छोटे कामों को एक अहम मकसद से मिला देता है और आपको प्रेरित रखता है। आपका भविष्य का फिक्शन आपके वर्तमान के कर्मों को आकार देने लगता है। यह समझना भी जरूरी है कि यह कोई जादुई वस्तु नहीं है। यह सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, यह करने के बारे में है। फिक्शन तभी उपयोगी होता है जब वो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करे। सिर्फ यह सोचने से कि मैं अमीर हूं, आप अमीर नहीं बन जाएंगे। आपको मानो जैसे कि आप एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचते और काम करते हैं, इस तरह से व्यवहार करना होगा। इसका मतलब है कि आपको वित्तीय योजना बनानी होगी, निवेश के बारे में सीखना होगा और मेहनत करनी होगी। मानो जैसे कि फिलॉसफी कर्म का विकल्प नहीं है, बल्कि यह कर्म करने के लिए एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ईंधन है। यह हमें उस मानसिकता में डालता है जहां कर्म करना आसान और स्वाभाविक लगने लगता है। यह हमें हमारी आत्म आरोपित सीमाओं से बाहर निकालकर संभावनाओं की एक नई दुनिया दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपनी कहानियों के लेखक हैं। और अगर हमें अपनी कहानी पसंद नहीं आ रही है तो हमारे पास एक नया अध्याय लिखने की शक्ति हमेशा होती है। यह इस पूरी फिलॉसफी का सबसे उम्मीद भरा और सशक्त संदेश है। निष्कर्ष, मानो जैसे जीने की कला। तो दोस्तों, हांस वाइहिंगर की फिलॉसफी ऑफ एज इफ की इस गहरी और ज्ञानवर्धक यात्रा के अंत में हम आ पहुंचे हैं।
मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपको सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। हमने इस सफर की शुरुआत यह समझने से की कि मानो जैसे का सिद्धांत क्या है। यह एक ऐसा उपयोगी विचार है जिसे हम सच न जानते हुए भी सच की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमने झूठ, परिकल्पना और फिक्शन के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को समझा। फिर हमने देखा कि कैसे विज्ञान और गणित जैसे ठोस विषय भी अपनी तरक्की के लिए इन काल्पनिक औजारों का सहारा लेते हैं। हमने यह भी जाना कि हमारा समाज, हमारे कानून और हमारी व्यवस्था कैसे कुछ साझा फिक्शंस पर टिकी हुई है। हमने अपनी आंतरिक दुनिया में झांका और पाया कि हमारी इच्छा शक्ति से लेकर हमारी प्रेरणा तक सब कुछ हमारे दिमाग के बुने हुए मानो जैसे के खेल पर निर्भर करता है। हमने धर्म और आस्था जैसे संवेदनशील विषय को भी वहिंगर के नजरिए से समझने की कोशिश की और उसकी मनोवैज्ञानिक शक्ति को पहचाना। और अंत में हमने यह सीखा कि कैसे हम इस शक्तिशाली फिलॉसफी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदलने के लिए कर सकते हैं और साथ ही इसके खतरों से कैसे बच सकते हैं। इस पूरी ऑडियो बुक का सार एक लाइन में यह है कि हम इंसान सिर्फ वास्तविकता को खोजने वाले प्राणी नहीं हैं, हम वास्तविकता को गढ़ने वाले प्राणी भी हैं। हम अपनी कल्पना की शक्ति से ऐसे विचार, ऐसे फिक्शन बनाते हैं जो हमें एक जटिल और अक्सर डरावनी दुनिया में जीने, आगे जाने और अर्थ खोजने में मदद करते हैं। यह फिलॉसफी हमें हमारे झूठों और कल्पनाओं के लिए शर्मिंदा होना नहीं सिखाती, बल्कि यह हमें उनकी शक्ति को पहचान कर उनका बुद्धिमानी से उपयोग करना सिखाती है। यह हमें बताती है कि जो विचार हमें बेहतर इंसान बनाते हैं, समाज को एक साथ लाते हैं और हमें मुश्किल समय में उम्मीद देते हैं, वो अपनी उपयोगिता में किसी भी कोरे तथ्य से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को कोई सकारात्मक बात कहें, किसी की मदद के लिए एक छोटा सा सफेद झूठ बोलें या किसी अहम लक्ष्य का सपना देखें, तो याद रखिएगा कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली मानसिक औजारों में से एक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लंबी और गहरी ऑडियो बुक को यहां तक पूरा सुनने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे पता है कि यह विषय आसान नहीं था, पर आपने अपना कीमती समय दिया और इसे समझने की कोशिश की। यह काबिले तारीफ है। अगर इस ऑडियो बुक से आपको कोई एक भी नया विचार मिला हो जो आपके काम आ सके, तो मेरा यह प्रयास सफल हो जाएगा। आपको इस पूरी चर्चा में सबसे दिलचस्प बात क्या लगी? क्या कोई ऐसा फिक्शन है जिसे आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके विचार जानकर बहुत खुशी होगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिमाग को खोलने वाली ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो बुक्स लेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें ताकि कोई भी नई ऑडियो बुक आपसे रह न जाए। आपके सहयोग के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब के साथ एक नए सफर पर। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए